हाय हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लास में। आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास की चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट दूसरा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। दोस्तों, पहले लाइक कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भाग दूसरा, क्योंकि हम भाग पहले में यानी पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाके वीडियो देखें। आज हम और दूसरे पार्ट में हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 1 में इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप दोस्तों, अब इस चैनल पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्लास 12 और क्लास 10 की पूरी सीरीज मिलने वाली, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, देखिए कही रहा है कि जांच कीजिए, कही रहा क्वेश्चन नंबर 7 की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। दोस्तों, हमें ये बताना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलो देखते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे अंक 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी, ये हमें पता लगाना है कि जो 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी कि नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए एक होता है कि जो हमारा अगर हमारा कोई संख्या है और वो 2 × 5 के रूप में है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वो संख्या कोई संख्या है और वो 2 × 5 के रूप में है, यानी 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में है, तब वो क्या होगी, तब वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये है, आपको सिर्फ इतना याद करना, अगर कोई संख्या है और वो हमारी 2 की पावर n × 5 की पावर n के रूप में है तो क्या होगी, वो 0 पर समाप्त होगी। अगर वो इस रूप में नहीं है तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो चलो हमारे पास क्या है, 6 है। अब 6 को देखना है तो हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 2 × 3। हमारे नंबर 6 है ना, 6 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 और 3। तो अब क्या करेंगे, 6 की पावर n चाहिए तो हम दोनों पक्षों में घात लगा देंगे। तो कितना, 6 की पावर n बराबर 2 × 3 की पावर n। तो क्या हो, 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n × 3 की पावर n। तो दोस्तों, हमने कहा था अगर 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो उससे किस रूप में होना चाहिए, 2 × 5 के रूप में। और ये क्या है, 2 × 3 के रूप में। तो क्या होगा, लिख सकते हैं अतः 6 की पावर n संख्या 2 × 5 के रूप में नहीं है, इसलिए यह 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्या ये किस 2 में, ये 2 × 5 के रूप में नहीं। मैंने पहले बताया था ना कि अगर हमारी संख्या जब 0 पे तब समाप्त होती है जब वो 2 × 5 के रूप में हो, और ये 2 × 5 के रूप में नहीं है, इस वजह से क्या होगी, ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हो गया दोस्तों, है ना, बिल्कुल ईजी सवाल। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला आप देख लीजिए, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है दोस्तों, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, हमें ये निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलो
आप दोस्तों किताब लेके ही बैठे वैसे भी ये किताब में पूरे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने किताब से बहुत मेहनत की आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना के आपको वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिससे आप अच्छे अंक ला सकें। इस वजह से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है दोस्तों, अब क्या करें, जो एक और एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। जो एक खेल का मैदान है उसके हमारे क्या है, चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। यानी हमारे इस टाइप में क्या होगा, एक पथ बना है वृत्ताकार। ठीक है ना दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, वृत्ताकार पथ। तो कह रहा है कि वृत्त का पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को एस से डिनोट करेंगे और रवि को हम एस से। तो कह रहा है इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है ना, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर हों और एक ही समय पर चलना। मान लिया कि हमारे पास रवि भी यहीं पे है और सोनिया भी यहीं पे है। रवि और सोनिया का एक ही जगह पे है। तो जो चलना प्रारंभ करते हैं, तो जो सोनिया है उसे कितने, एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगता है, 18 मिनट। तो लिख लेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। और इसी तरह रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय इसको 12 मिनट। ठीक है ना दोस्तों, ये हुआ। तो कह रहा अब ये अगर ये इतने मिनट लगते हैं, तो कह रहा है कि अगर ये इस पर चक्कर लगाएं तो कह कितने मिनट बाद वो पुनः इसी स्थान पर आके मिलेंगे। यानी वो अब एक 18 मिनट में एक को जल्दी आ जाएगा, एक पीछे आ जाएगा, फिर वो चलेंगे। तो कह रहे हो कितने मिनट बाद कि वो एक ही स्थान पर आके मिलेंगे। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो दोस्तों हम इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो अब क्या करेंगे, हम 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो अब करेंगे सॉल्व, कितना आ जाएगा, पहले 18, हम 18 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दूसरे में करके दिखा दूँ 18 के फैक्टर। जैसे हमने 18 के फैक्टर कितना, 2 3 3, हमारे 18 का जो एलसीएम होगा वो कितना, 2 × 3 × 3, यानी 2 × 3 × 3। और फिर दूसरा क्या, 12, यानी रवि को कितना लगता है। तो 12 के फैक्टराइजेशन करें कितना आएगा, यानी 2 × 3 × 3। तो अब क्या करें, इसका निकाल ले एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बराबर, एलसीएम में क्या होता है कि जो मिले उनको लिखो। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत, यहाँ पे 2, जो मिले उनको लिखो। तो एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो पहले इनको लिख दें। और फिर जो ना मिले उनको भी लिखो। तो ये 3 नहीं मिल रहा और ये 2 नहीं मिल रहा। तो अब कर देंगे। तो 3 दूना 6, 6 3 का 18, 18 दूनी 36, यानी कितना है 36। तो उनको कितना चक्कर लगेगा, यानी कि 36 मिनट। ये हमारा क्या हुआ आंसर। रवि और सोनिया को चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेगा, 36 मिनट। ठीक है ना दोस्तों, आ गया हमारा आंसर। इनका निकालना था एलसीएम। तो कितना जी सवाल है। तो चलो करते हैं दोस्तों अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 9। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रूट एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसी तरीके से ये भी है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, और अगला 11 नंबर के दर्शाई कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें 3 सवाल हैं जो एक ही टाइप के हैं। तो चलो अब इनको करते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे अब प्रूव करते हैं क्वेश्चन 9। ठीक है दोस्तों, तो चलो कर रहे हैं अब अगला। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूव करने के लिए रूट 2 को हम क्या करना, अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है। तो इसे मानेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हम मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अब रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बराबर
पी बटे क्यू के रूप में होगी। अगर परमेय संख्या है, परमेय संख्या का पी बटे क्यू के रूप में तो होती है। हमने यहाँ पे मान लिया कि √2 परमेय संख्या का परमेय संख्या है तो पी बटे क्यू के रूप में होगी। यहाँ क्या होगा, पी हुआ क्यू सह अभाज्य गुणनखंड है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी P और Q क्या सहअभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों सहअभाज्य गुणनखंड क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। तो सहअभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं कि जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 1 हो, यानी कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम 1 हो, तो वो क्या होगा, हमारा सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, √2 बराबर P बटे Q। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 का वर्ग बराबर P² बटे Q²। ठीक है ना दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा, Q² यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो Q² बराबर क्या हो जाएगा, P² बटे √2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 2। ये क्या होगा, समीकरण 1। तो अब यहाँ से दोस्तों अब क्या है, जो बटे में होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से विभाज्य है। तो हमारी P क्या होगी, अब 2 से हमारी विभाज्य है कि नहीं है, तो अभी लिखेंगे यहाँ पे, अतः P 2 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, अतः क्या P 2 से विभाज्य है। तो अब जब P 2 से विभाज्य है तो क्या P का स्क्वायर भी उसी संख्या से विभाज्य होता है। अगर हम मान लें हमारे पास 10 कह दें कि हम 10 2 से विभाज्य है, तो कट के 5 है, तो क्या 10 का स्क्वायर भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बटे 2, ये भी तो हमारा 2 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से अगर जब P 2 से विभाज्य है तो P स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है दोस्तों, जब P² 2 से विभाज्य है, अतः अगर विभाज्य है तो इसका गुणनखंड होगा, अतः P का एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक है ना, P बराबर 2 गुणनखंड होगा तो P बराबर 2। यहाँ पे हम अपनी तरफ से एक अचर पद मान लेते हैं m। अब क्या करेंगे, ये P की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिख देंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान कहाँ 1 में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, Q² बराबर P की जगह तो कितना 2m का स्क्वायर बटे 2। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, Q² बराबर 2 का यहाँ क्या 4m² बटे 2। 2 से 2 का हुआ ये कैंसिल, तो कितना आएगा, Q² बराबर 2m²। ठीक है ना दोस्तों, अब हम का m की निकालने तो ये कहाँ चलेगा नीचे, तो m² बटे क्या हो जाएगा, Q² बटे 2। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ समीकरण दूसरा। तब क्या होगा, जैसे यहाँ पे P² 2 से विभाजित था, इसी तरीके से अब यहाँ पे होगा। तो क्या लिखेंगे, अतः Q 2 से विभाज्य है, तो क्या Q 2 से विभाज्य है तो Q² भी क्या होगा 2 से विभाज्य, Q² भी 2 से विभाज्य है, अतः Q का एक गुणनखंड 2 है। तो क्या हुआ, ये हमारी हो गई स्थिति यानी कंडीशन फर्स्ट, और ये क्या हुई हमारी कंडीशन सेकेंड। ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकेंड। तो कंडीशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों में आ रहा है ना, P का भी एक गुणनखंड 2 है और Q का भी एक गुणनखंड 2 है। तो अतः ये क्या है, एक परमेय संख्या है। तो अतः √2 का है, हमने जो परमेय माना था इस वजह से ये परमेय आई, इस वजह से क्या हो जाएगी, ये अपरमेय। तो लिख देंगे स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से, स्थिति फर्स्ट हुआ सेकेंड से √2 एक परमेय संख्या है। यह हमें
यह हमें विरोधाभास के कारण ज्ञात हुआ। अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया दोस्तों इजी सवाल आ गया। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हेंस प्रूफ। हमें यही तो प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, है कितना इजी सवाल, देखो कितना इजी सवाल था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों जैसे क्वेश्चन नंबर ये है ना रूट 2, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला है। क्या कहे रूट 3 एक क्या अपरिमेय संख्या है। जहाँ पे 2 था बस डिक्टो उसी टाइप में करना है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे सिर्फ कितना लिखना है, 3 लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को नहीं करेंगे। हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, आपको वही सवाल 2-2 3-3 बार लगवा के आपको वीडियो को लंबी करें इस वजह से। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्वेश्चन 10 क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे 3, और बिल्कुल डिक्टो इसी के तरीके बिल्कुल सॉल्व करेंगे, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इस वजह से हम क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब करते हैं क्वेश्चन अगला। तो दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमें दर्शाना है। और दोस्तों रूट ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 9 के तरीके बिल्कुल सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सिर्फ इतना अंतर है 3 और 2 का, यहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 था। तो चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। कह दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 11। तो क्या हमें ये दर्शाना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना। जब दोस्तों इस टाइप के सवाल आए तो यहाँ पे ये एक माना जाता है। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना दोस्तों, हम क्या मानेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ये किस टाइप में होगी, 5 माइनस रूट 3 बटे बराबर पी बटे क्यू के रूप में होगी, जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है दोस्तों, तो अब करेंगे ये रूट 3 है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, इधर ले जाएं और इनको इधर ले आएँ। तो क्या हो जाए 5 माइनस का P बटे Q बराबर रूट 3। फिर यह हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं कि रूट 3 बराबर 5 माइनस का P बटे Q। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों ये हुआ, ये इसे हम मान लेते हैं 1। तो अब क्या लिखें, चूँकि P और Q क्या है, हमारे पूर्णांक है। समझा ना, P Q का हमारे सहभाज्य संख्याएं, यानी कि P Q क्या है, हमारे पूर्णांक है। ठीक है ना दोस्तों, तो क्या होगा, जहाँ P व Q पूर्णांक है, ठीक है, और P और Q क्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अगर हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वो परिमेय संख्या तो होगी। P बटे Q का परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में हम कुछ भी ऐड करें या कुछ भी घटाएं या कुछ भी जोड़ें तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी तो क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, P पूर्णांक है, इसलिए 5 माइनस का P बटे Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, जब ये हमारी एक परिमेय संख्या बन जाएगी तो रूट 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और रूट 3 एक परिमेय संख्या ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने रूट ये गलत माना था। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, हम लिखेंगे यह हमें विरोधाभास प्राप्त होता है
कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, ये हमें इस वजह से क्या होगा, √3 का एक परिमेय संख्या है। तो ये हमें क्या करें हम, क्योंकि हमने गलत माना था इस वजह से प्राप्त हुआ, तो क्या होगा, अब हम ये अपनी गलती कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारे एक, इसलिए क्या हो जाएगा 5 - √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये का हमने ये विरोधाभास के कारण माना था, क्या हो जाएगा, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। तो है ना दोस्तों जी सवाल, तो बस और हमारे हो गए मोस्ट चैप्टर 1 के पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमें अभी इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और यहाँ पे जो आ रहा है तो इस पर आप हमारी ये इंस्टाग्राम आईडी है, हम इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ हमसे सब कुछ बहुत इजीली पूछ सकते हैं, और यानी हमसे बात कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।